हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभी कॉन्सेप्ट। आज हम करेंगे इनइक्वालिटी एज डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। इनइक्वालिटी इज़ वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर। इसमें आपको 2-3 चीज़ें समझनी है, दैट्स इट। और वो चीज़ें हैं जो बेसिकली आप स्कूल टाइम से 3rd-4th क्लास से करते आ रहे हो, ठीक है। दीज आर द साइंस ऑफ इनइक्वालिटी और इक्वालिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको 5 साइंस के बारे में पता होना चाहिए। इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि सेम सेम है। अगर मैंने लिखा है A इज़ इक्वल टू B, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि A और B आपस में इक्वल हैं, दोनों की वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, ठीक है। एक है स्मॉलर देन का क्या मतलब है? अगर मैंने स्मॉलर देन यहाँ पे लगाया है तो ये क्या शो कर रहा है कि A इज़ स्मॉलर देन B, कि A की जो वैल्यू है वो B से छोटी है, यही शो कर रहा है। और एक होता है आपका ग्रेटर देन, यानी कि अगर मैंने A ग्रेटर देन B लगाया है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि A की वैल्यू B से ज़्यादा है, A की वैल्यू B से ज़्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद होता है स्मॉलर देन एंड इक्वल टू। ये जो 2 साइंस हैं, हो सकता है इनमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग ने इसको स्कूल टाइम पे उतना शायद यूज़ ना किया हो। एक होता है आपका स्मॉलर देन एंड इक्वल टू। अगर मैंने लिखा A स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे A की 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि A या तो स्मॉलर है B से, या किसी केस में शायद A B के इक्वल भी है, ठीक है। अभी लग रहा होगा कि ऐसे कैसे, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और लास्ट पॉसिबिलिटी है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की। ये साइन होता है लार्जर देन और इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अगर मैंने इस साइन को ऐसे लगाया है A इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू B, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि A या तो B से बड़ा है या B के इक्वल है। आप लोगों ने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी होंगी, मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। तो कभी देखा होगा कि अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है x², इस टाइप की एक वो होती है इक्वेशन 3 टर्म्स की, तो वहाँ पे यूजुअली सॉल्व करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि x की 2 वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। और एक और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे y है एज वेरिएबल, उसकी भी 2 वैल्यूज़ हैं, तो वहाँ पे जब आप कंपेयर करते हो तो वहाँ पे भी आपको लार्जर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाले कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन स्टिल अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये चीज़ लिख लीजिएगा कि कौन सा साइन क्या होता है। इक्वल टू का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये होता है स्मॉलर देन, ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है स्मॉलर देन इक्वल टू, ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये साइंस को आप लिख लीजिए, नोट्स अपने अच्छे से बनाइए, ताकि आप जब एग्ज़ाम के टाइम पे अपने नोट्स उठा के देखें तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। अदरवाइज़ ये वाली वीडियो आपके साथ है ही, ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स केयरफुली, डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स इज आर डेफिनेटली ट्रू फ्रॉम द स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको मैं अगर एक बार वापस से रीराइट करती हूँ तो ये इस तरीके से, अगर आपको नहीं ज़्यादा अच्छे से शो हो रहा है तो मैं अगर इसको लिख दूँ तो ये इस तरीके से, इसके बेसिस पे हमें ये दोनों कंक्लूजन्स को ये बताना है कि इनमें से ट्रू कौन सा है। फर्स्ट कंक्लूजन है G इज़ लेस देन F। अब आप देखिए कि G कहाँ है और F कहाँ है, इन दोनों के बीच के साइंस को देखिए। अगर मैं F से G तक जाती हूँ तो मेरे पास ग्रेटर देन और स्मॉलर देन दोनों साइंस आ गए,
ठीक है, जब भी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल तक की जर्नी के बीच में ग्रेटर देन और स्मॉलर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू, ये दोनों साइंस बीच में एक साथ आ जाते हैं, तो वी कांट डिटरमाइन इफ दिस इज ट्रू और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फॉल्स मान के चलेंगे। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। सेकंड अगर हम देखें, सेकंड है सी मोर देन जी, सी मोर देन जी। अब यहाँ पे ये रहा C और ये रहा G। ठीक है, अब मैं अगर C से G तक जाऊँ तो C और D है पहले, इनके बीच में इक्वल है। चलिए ठीक है, D इज़ मोर देन इक्वल टू A। इफ़ D इज़ मोर देन इक्वल टू A तो डेफिनेटली C इज़ ऑल्सो मोर देन इक्वल टू A, and now A is more than G. If A is more than G then definitely C is also more than G. आप देख सकते हो C से G तक की जर्नी में या तो इक्वल टू का साइन आ रहा है या फिर ग्रेटर का या फिर ग्रेटर एंड इक्वल का। मतलब फोकस ये हो रहा है कि भैया हाँ C G से ज़्यादा ही है, ग्रेटर ही है, तो सेकंड वाला मेरा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। समझ में आया? ये है साइंस का खेल, इनइक्वालिटी। अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन द स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। सेम चीज़ है, एक बार हम स्टेटमेंट को अच्छे से लिख लेते हैं। A इक्वल टू बी मोर देन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू D मोर देन G लेस देन E लेस देन F। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन है B इज़ मोर देन F। अब B से F तक की जर्नी में आप देख सकते हो ग्रेटर और स्मॉलर दोनों साइंस एक साथ आ गए। दे आर मेकिंग इट कंफ्यूज्ड, दे आर इंक्रीजिंग द कंफ्यूजन। तो यहाँ से वी विल से कि फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है। सेकंड कंक्लूजन अगर हम देखते हैं जो है C इज़ लेस देन A। सो अगर हम यहाँ से C और A के बीच की जर्नी को देखें तो C इज़ लेस देन इक्वल टू B, B इज़ इक्वल टू A। ठीक है, C इज़ लेस देन इक्वल टू B एंड B इज़ इक्वल टू A। अब यहाँ पे ना एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये वाला साइन नहीं आ रहा है, या तो ये वाला साइन आ रहा है या फिर इक्वल टू वाला साइन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि C या तो B के बराबर है या B से छोटा है, और A और B आपस में इक्वल है, तो C या तो A के बराबर है या A से छोटा है। लेकिन सिर्फ A से छोटा नहीं है, सिर्फ A से छोटा नहीं है, तो C इज़ जस्ट नॉट जस्ट स्मॉलर देन A। अगर यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन होता तो हम इसको कंसीडर करते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नन, नीदर वन नॉर टू। समझ आई बात? देखिए, अगर मैं ये साइन बना रही हूँ और ये साइन बना रही हूँ तो ये दोनों साइंस में कुछ तो डिफरेंस होगा ना, उसी डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, A से C तक की जर्नी में ये समझ में आ रहा है कि यार A B C आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, B ग्रेटर देन C भी है और इसलिए A इक्वल टू C भी हो सकता है, और या फिर है एक पॉसिबिलिटी, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि A इज़ ग्रेटर देन C। दो पॉसिबिलिटीज़ है, जब दो चीज़ें यहाँ पे ट्रू है तो मैं सिर्फ एक के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी सेम चीज़ है, हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको हमें ट्रू मानना है और उसके ही बेसिस पे हमें कंक्लूजन्स को सॉल्व करना है। स्टेटमेंट क्या है? Z मोर देन F मोर देन इक्वल टू A इक्वल टू B इक्वल टू G मोर देन S लेस देन E। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन है Z इज़ लेस देन A।
Z से A तक की जर्नी में ये समझ आ रहा है कि Z इज मोर देन A, लेस देन तो नहीं है, तो ये ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया। दूसरा कंक्लूजन है G इज लेस देन F, G से F तक की जर्नी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे A, B और G आपस में इक्वल है, ठीक है, और F जो है वो मोर देन और इक्वल टू हो गया G के, मतलब F इज मोर देन और इक्वल टू G, या यू कैन से G इज लेस देन और इक्वल टू F, ठीक है। तो लेस देन वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं आया ना यहाँ पे भी, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो नीदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ B इज इक्वल टू डी, सॉरी दो नहीं, दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, C इज इक्वल टू यू, अच्छा B इज मोर देन G एक दिया है, तो मैं उसको यहाँ पे कर दूंगी कनेक्ट, मोर देन का साइन यहाँ पे और G यहाँ पे। थोड़ा इसको अच्छे से एक बार लिख लेते हैं, B इक्वल टू डी, C इक्वल टू यू, B मोर देन G तो ये इस तरीके से हो जाएगा, U मोर देन R तो ये इधर आ जाएगा, C मोर देन S तो ये ऐसे हो जाएगा। तो बेसिकली दो इक्वेशंस एज आई टोल्ड अर्लियर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट वाला जो है S लेस देन C, ये तो साफ दिख रहा है कि भैया ये तो हमारा करेक्ट है, तो A तो हमारा ठीक है, ठीक है। B एक बार देख लेते हैं, S लेस देन U, यहाँ तक की जर्नी में अगर C और U इक्वल है और S लेस देन C है तो ऑब्वियसली S लेस देन U भी होगा, तो B भी हमारा ठीक है। अगर मैं C को देखूँ, C है C लेस देन R, बीच में जब ग्रेटर देन का साइन है तो लेस की तो बात नहीं कर सकते, तो मतलब ये हो गया हमारा गलत। स्टिल एक बार चांस के लिए लास्ट ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, G लेस देन D, साफ दिख रहा है कि G हमारा D से स्मॉलर है, या फिर G इज लेस देन D, तो D भी हमारा करेक्ट है। तो ओनली एक्सप्रेशन विच इज नॉट करेक्ट इज C, तो ये हो गया आपका आंसर। अंडरस्टूड, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इसको भी हम आपस में कनेक्ट करेंगे। अब हमें अलग अलग एक्सप्रेशंस दिए हैं जो कि हमें आपस में कनेक्ट करने हैं। पहला है G इज़ मोर देन T, H इज़ इक्वल टू B, T इज़ मोर देन H मैंने इधर ही लिख दिया। अब देखिए H इक्वल टू B को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद आ गया M इज़ इक्वल टू T, अब M इज़ इक्वल टू T को मैं यहाँ पे दिखा दूँगी इस तरीके से नीचे कि भैया T और M भी आपस में इक्वल है, और B इज़ मोर देन K, ये मेरा एक कंप्लीट एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। समझ आ गई बात। अब यहाँ पे हमको क्या बोला है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट, कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। G इक्वल टू T, नहीं G तो मोर देन T है, ये हो गया रॉन्ग। B देखते हैं, K इज लेस देन H, यस, सो K इज लेस देन H, साफ दिखाई दे रहा है। H से लेकर K तक का अगर देखा जाए तो K इज स्मॉलर देन B, B इज इक्वल टू H, सो K इज स्मॉलर देन H। K से H तक की जर्नी आप देखिए, बीच में क्या है क्या नहीं है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो B हो गया आंसर ठीक। एक बार और भी देख लेते हैं, B इज मोर देन T, B से T तक आप देख सकते हो, ये दिखा रहा है B इज लेस देन T, तो ये तो हो गया रॉन्ग। फिर है G इज लेस देन M, G से M तक की जर्नी कुछ इस तरीके से है, तो ये आप देख सकते हो कि G इज मोर देन M दिखा रहा है, तो ये भी हो गया रॉन्ग। ऑप्शन नंबर B हो गया आपका करेक्ट। अंडरस्टूड, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन।
तो यहाँ पे है कि सेम हमें स्टेटमेंट्स दिया है। स्टेटमेंट्स कौन सी है? ए मोर देन जेड मोर देन इक्वल टू पी मोर देन एम, और एक स्टेटमेंट है पी लेस देन आर। इसको मैंने इधर ही ड्रॉ कर लिया, ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए। फर्स्ट कंक्लूजन है ए इज़ मोर देन आर। क्या ये ठीक है? अगर ए से आर तक की जर्नी देखूं तो एक बार ग्रेटर का भी साइन आ रहा है, एक बार लेसर का भी साइन आ रहा है, स्मॉलर का भी आ रहा है, तो फर्स्ट तो हो गया रॉन्ग, फर्स्ट हो गया रॉन्ग। और अगर दूसरा वाला देखूं, दूसरा वाला मतलब m इज़ लेस देन r वाला देखूं, तो यहाँ से अगर मेरे को यहाँ से दिख रहा है तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप r से लेकर m तक का एक बार रीड्रॉ कर लो, तो आप देख सकते हो कि m इज़ लेस देन r, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है ठीक, कंक्लूजन नंबर 2 है ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। अंडरस्टूड? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देखते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स केयरफुली, डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट एक ही दी हुई है, W इज इक्वल टू एच लेस देन इक्वल टू जी। एग्जाम में रीराइट मत कीजिएगा, इट विल वेस्ट योर टाइम, ठीक है। एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधा कंप्यूटर स्क्रीन से भी कर सकते हो। लेस देन C मोर देन इक्वल टू T इक्वल टू L मोर देन M। कंक्लूजन फर्स्ट है W इज़ लेस देन T, ठीक है। W देखिए और T देखिए, अगर इन दोनों के बीच की जर्नी में एक बार ग्रेटर आ रहा है एक बार स्मॉलर आ रहा है तो हम इसको रॉन्ग मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर हम कंक्लूजन नंबर 2 को एक बार देखें तो C इज़ मोर देन M, ठीक है। तो M से लेकर C तक की या C से लेकर M तक की जर्नी में आप देख सकते हो कि भले ही ग्रेटर देन का और इक्वल टू का साइन भले ही यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ रहा है, इक्वल टू का भी आ रहा है, लेकिन मोर देन का अलग से आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि C और M के बीच में इक्वल टू होने की भी पॉसिबिलिटी है, नो। इसलिए हमारा C ग्रेटर देन M हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, समझ आया। तो कंक्लूजन 2 हमारा करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ आर आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ आर आंसर, ठीक है। होपफुली ये करना इजी हो गया। अब किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें, अब इसको देखते हैं, ठीक है। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स केयरफुली, assuming that the information given in the statement is true even if it appears to be at variance with commonly known facts। चलिए देखते हैं क्या है भैया, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। तो ये कुछ साइंस हैं, इनको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन को इन्होंने कनेक्ट किया है न्यू के साथ। फिजिक्स में ये जो साइन है ना, इसको न्यू का साइन बोलते हैं, न्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है ये बीटा से, जो कि इक्वल टू है अल्फ़ा। ये जो ए बनाया है ना, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो या इसको आप अल्फ़ा ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि आई बिलीव काफ़ी स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता होगा, तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला कंक्लूजन है लेस देन इक्वल टू बीटा। अब यहाँ से अगर मैं बीटा तक की जर्नी में जाऊँ, एक बार लेस देन का साइन आ रहा है, एक बार ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, तो ये हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा एक बार देख लेते हैं, सेकंड वाला कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं। ओम, इसे बोलते हैं ओम का साइन, लेस देन पाई। ओम और पाई के बीच में भी अगर आप देखो, एक बार लेस देन का साइन है, एक बार ग्रेटर देन का साइन है, दोनों ही रिवर्स है एक दूसरे के, तो इसको भी हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। आंसर होगा नीदर, आंसर होगा नीदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं एक बार।
रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स केयरफुली, डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स इज आर ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? k मोर देन इक्वल टू l मोर देन m लेस देन n लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, अब इसमें से कौन सा कंक्लूजन ट्रू है? ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन अगर हम देखें दैट इज x मोर देन m। x से लेके m तक की जर्नी में आप देख सकते हो मोर देन इक्वल टू का साइन है और मोर देन का इंडिविजुअली साइन भी है, तो फर्स्ट मेरा है करेक्ट, इट इज शोइंग दैट x इज मोर देन m। अब अगर दूसरा कंक्लूजन देखें x मोर देन l, तो आप देख सकते हो x से लेके l तक के साइन में ग्रेटर देन का साइन भी है, लेसर देन का साइन भी है, और यहाँ पे हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, अब एक बार थर्ड देख लेते हैं कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन है m इज लेस देन k। m से लेकर k तक की जर्नी में आप देख सकते हो लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू का भी साइन है। ठीक है, क्योंकि लेस देन का भी साइन है इसलिए हम इसको लेस देन लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा थर्ड, तो थर्ड वाला हमारा हो गया करेक्ट। फोर्थ वाले को भी एक बार देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड तीन ऑप्शंस का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तीन कंक्लूजन्स का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होना चाहिए आइडियली। लेकिन क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज पे हो तो एक बार फोर्थ वाले को भी चेक कर लेते हैं, L इज़ मोर देन K। क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे L इज़ लेस देन और इक्वल टू K है, तो ये हो गया रॉन्ग, तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स केयरफुली, डिसाइड विच ऑफ द given conclusions logically follow from the given statements। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? एक है m लेस देन इक्वल टू n लेस देन o, और यहाँ पे ना c और o के बीच में इक्वल टू का साइन है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस लेके लिखती हूँ क्योंकि मुझे o के साथ ही कनेक्ट करना होगा। o इक्वल टू c मोर देन b लेस देन इक्वल टू ए। यहाँ पे ओ था हमारा कनेक्टर। ठीक है, हो गया कनेक्ट। अब फर्स्ट कंक्लूजन है एन मोर देन बी। एन से बी तक की जर्नी में एक बार लेसर देन का साइन भी आ रहा है, एक बार ग्रेटर देन का साइन भी आ रहा है, तो हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। फर्स्ट कंक्लूजन हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, दूसरा वाला अगर देखें, दूसरा क्या है? सी इज मोर देन एम। C इज़ मोर देन M। ठीक है, आप देख सकते हो कि C और M के बीच में C इज़ मोर देन M आ रहा है और बीच में कोई भी और साइन नहीं है, कोई भी रिवर्स या फिर लेसर देन का साइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन नंबर 2 हमारा हो गया करेक्ट। सो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। अंडरस्टूड? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स केयरफुली, डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन फॉलो बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट है हमारे पास x लेस देन y, उसके बाद है x इक्वल टू j, तो यहाँ पे हमने x और j को कर लिया कनेक्ट। उसके बाद है y लेस देन और इक्वल टू m, यहाँ से y और m को कर लिया कनेक्ट। उसके बाद है j मोर देन इक्वल टू z। ठीक है, हो गया डन। फर्स्ट कंक्लूजन अगर देखें y मोर देन j। ठीक है, y और j के बीच की अगर आप जर्नी देखो तो y मोर देन j आ रहा है और बीच में कोई भी रिवर्स साइन नहीं है, तो ये हो गया ट्रू। फर्स्ट वाला हो गया ट्रू। ठीक है, दूसरा वाला अगर हम देखें कंक्लूजन तो ये है m मोर देन z। m और z, m और z के बीच में मोर देन का साइन आ रहा है। ठीक है, और बीच में कोई भी रिवर्स साइन नहीं है, तो ये भी हो गया करेक्ट, यानी दोनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे करेक्ट हैं। तो बोथ कंक्लूजन्स 1 and 2 फॉलो। ठीक है, क्लियर?
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। स्टेटमेंट्स को हमें करना है कनेक्ट। पहली स्टेटमेंट है m लेस देन a लेस देन इक्वल टू p मोर देन x। p के साथ b कनेक्ट हुआ, p मोर देन इक्वल टू b इक्वल टू c लेस देन y। c d और f उसके बाद कनेक्ट हुआ। ओके, तो अब यहीं से निकाल दो, चलो कोई नहीं, मोर देन इक्वल टू d कर दो और ये लेस देन f। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन है p मोर देन इक्वल टू d। अब अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, तो आप देख सकते हो बीच में या तो इक्वल टू का साइन है या फिर मोर देन और इक्वल टू का साइन है, दो। तो इट क्लियरली शोज कि फर्स्ट वाला हमारा है करेक्ट, दैट p इज मोर देन और इक्वल टू d। ठीक है, दूसरा वाला अगर हम देखें m इज लेस देन c, m इज लेस देन c में हमारी जो जर्नी है वो यहाँ तक होगी, इस तरीके से होगी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो एक बार स्मॉलर देन इक्वल टू आ रहा है, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया कंफ्यूजन, तो सेकंड वाला हो गया इनकरेक्ट। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 13 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट्स को हमें वापस से कनेक्ट करना है। c लेस देन d, e मोर देन इक्वल टू b, अभी मैंने इसको अलग रखा है, b मोर देन d। ठीक है, अब यहाँ से d वाले को उठा लेंगे, d हमारा मोर देन c है। ठीक है, इसको हटा दिया, उसके बाद a इक्वल टू e है तो a आ गया इधर। कंक्लूजन फर्स्ट है b मोर देन c। यहाँ से आप देख सकते हो b और c के बीच में सिर्फ ग्रेटर देन का ही साइन है, तो ये हो गया ट्रू। सेकेंड वाला देख लीजिए, a इज लेस देन d, a और d के बीच में a यहाँ पे एक्चुअली मोर देन d दिखा रहा है। एज यू कैन सी a और d के बीच तक की जो भी जर्नी है, इट इज शोइंग दैट a इज मोर देन d, तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। सो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट क्या है, p लेस देन इक्वल टू q लेस देन s इक्वल टू t मोर देन इक्वल टू u मोर देन w लेस देन z। फर्स्ट कंक्लूजन है s लेस देन w, s और w तक की जर्नी क्लियरली दिख रहा है कि इट इज शोइंग दैट s इज मोर देन w, तो ये हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, एक बार दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है w इज लेस देन t, w से t तक की जर्नी में आप देख सकते हो बीच में लेस देन का साइन आ रहा है, लेस देन इक्वल टू का भी आ रहा है, लेकिन लेस देन का भी आ रहा है, और लेस देन इक्वल टू और लेस देन आपस में एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन नंबर 2 हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। सर्टेन सिंबल्स आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग। अब इन सिंबल्स को ना आप क्या करो, लिख लो, एक टेबल बनाओ कि ये जो ए है इसका मतलब है ग्रेटर देन। ठीक है, जो ये कॉपीराइट है इसका मतलब है इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये वाला साइन। ठीक है, इक्वल टू वाला साइन है इसका मतलब है इक्वल टू, एट द रेट वाला जो साइन है इसका मतलब है स्मॉलर, एट द रेट कैंसिल वाला जो साइन है इसका मतलब है स्मॉलर देन और इक्वल टू। ठीक है, इसको आप लिख लो। ओके, अभी के लिए आप अपने पास लिख लो, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूंगी नीचे तक जाऊंगी तो वो अपने आप ही हट जाएगा। ठीक है ना, लिख लिया आपने। अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है, इसी के साइंस पर, और इन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस भी दे दिए कि इन ऑप्शंस में से ही आपको चूज़ करने हैं। ठीक है, बहुत सारे होते ना आपके पास डायरेक्शंस होते हैं कि ये डायरेक्शन है, उसी के ऊपर
बेस्ड 10 क्वेश्चन हैं और वो 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई इज कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या था? मोर देन था। एक बार देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। कॉपीराइट का मतलब था मोर देन और इक्वल टू। यस 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 यस। आई का मतलब, कॉपीराइट का मतलब था आई मोर देन और इक्वल टू वी। आर एट द रेट, एट द रेट का मतलब था इक्वल टू, नहीं यहाँ पे इक्वल टू नहीं, एट द रेट का मतलब था लेस देन डी। उसके बाद ई एट द रेट वी मतलब ई लेस देन वी, और आर इक्वल टू आई, तो आर इक्वल टू आई तो है ही। अब इनको हम करेंगे आपस में कनेक्ट। ये उठा लेते हैं यहाँ पे मोर देन ई, ये उठा लिया, ये हो गया इक्वल टू आर, ये उठा लिया, या लेस देन डी। ये बन गया हमारा एक कंप्लीट स्टेटमेंट। फर्स्ट जो हमारा कंक्लूजन है डी ए वी, ए का मीनिंग क्या था? मोर देन वी। डी से लेके वी तक की जर्नी में आपके पास ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट। दूसरा है ई इक्वल टू वी, सॉरी ई इक्वल टू आई। क्या ई और आई के बीच में सिर्फ इक्वल टू का साइन है? इक्वल टू जब भी कोई चीज़ होती है ना, उनके बीच में सिर्फ इक्वल टू का साइन ही होना चाहिए और कोई साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। तो हमारा एज कंपेयर टू द अबव ऑप्शंस ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ आया? समझ आया किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ पे भी t इक्वल टू ए का तो सेम मतलब था कि t इक्वल टू ए है। e एट द रेट कैंसल l का मतलब था e इज़ लेस देन और इक्वल टू l। t एट द रेट e का मतलब था t इज़ लेस देन e। r a का मतलब था r इज़ मोर देन a। अब हम करेंगे इनको कनेक्ट। a को करा r से, यहाँ पे हो गया, ठीक है। t को करा e से, लेस देन e, लेस देन इक्वल टू l। ये बन गया हमारा एक कंप्लीट स्टेटमेंट। अब इसके बेसिस पे हम देखेंगे कंक्लूजन। तो ये टी ए का मतलब क्या था? मोर देन, ठीक है। क्या टी और ए के बीच में मोर देन का साइन है? नहीं, यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन है, तो ये हो गया रॉन्ग, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बता रहा है? टी एट द रेट आर, एट द रेट का क्या मतलब था? लेस देन आर, ठीक है। अगर मैं टी से आर तक की जर्नी में जाऊं तो मुझे यहाँ पे लेस देन साइन मिल रहा है बिना किसी कॉन्ट्राडिक्शन के, बिना किसी कॉन्ट्राडिक्शन के मुझे ये साइन मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा करेक्ट, ठीक है। अब जब हमारा कंक्लूजन 2 ओनली करेक्ट है तो हमारा ऑप्शन क्या था? बी। क्या था? बी, ठीक है। आप चाहो तो एक बार वीडियो को पीछे जाके चेक कर सकते हो, मैं बार बार पीछे नहीं जा रही हूँ। यू कैन गो एंड चेक, और यू कैन जस्ट राइट ऑन योर पेपर कि ए का मतलब है अगर सिर्फ फर्स्ट वाली ट्रू है, बी का मतलब है अगर सिर्फ सेकंड वाली ट्रू है, सी का मतलब है या तो फर्स्ट ट्रू है या फिर सेकंड वाली ट्रू है, डी का मतलब है ना तो फर्स्ट ट्रू है ना ही सेकंड ट्रू है, और ई का मतलब है कि दोनों ही एक साथ ट्रू है। समझ में आई बात? अंडरस्टूड? अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में c एट द रेट कट a का मतलब है c इज़ लेस देन इक्वल टू a, o एट द रेट c का मतलब है o इज़ लेस देन c, e इक्वल टू p का सेम मतलब है, और e a का मतलब है का मतलब है e इज़ मोर देन a। अब हम करेंगे इनको कनेक्ट, स्टार्ट करेंगे c एट द रेट a से, a लेस देन e, ये हो गया। c को करा o से कनेक्ट,
और ई को करा पी से कनेक्ट। तो ये बन गई हमारी एक कंप्लीट इक्वेशन, कंप्लीट स्टेटमेंट। फर्स्ट कंक्लूजन देखा तो पी ए का मतलब है पी इज मोर देन ए। पी से ए तक की जर्नी में एक इक्वल टू का साइन है, एक मोर देन। अगर हम पी से ए देख रहे हैं तो ये साइन मोर देन का ही है। तो हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन हो गया करेक्ट। अब अगर हम दूसरा वाला कंक्लूजन देखें तो एट द रेट का मतलब है लेस देन ए। तो ओ से ए तक की जर्नी में लेस देन इक्वल टू आ रहा है और लेस देन आ रहा है, ठीक है। दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, और क्योंकि लेस देन भी आ रहा है तो यहाँ पे हमारा सेकंड भी हो जाएगा करेक्ट। जब दोनों कंक्लूजन्स करेक्ट हैं तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर ई। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा एम कॉपीराइट बी का क्या मतलब है? एम इज मोर देन इक्वल टू बी। आर एट द रेट कट बी का मतलब है आर इज लेस देन इक्वल टू बी। अगला है हमारे पास एम एट द रेट यू। एम एट द रेट का मतलब है एम इज लेस देन यू, ठीक है। उसके बाद अगला आर इक्वल टू ई, तो हमारा सेम ही है। अब अगर इसको हम एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें तो एम इज़ मोर देन और इक्वल टू बी, बी इज़ मोर देन और इक्वल टू आर, आर इक्वल टू ई, ठीक है। और एक लास्ट बचा एम इज़ लेस देन यू, ठीक है। अब देखते हैं हम कॉन्क्लूजन्स को। कॉन्क्लूजन नंबर फर्स्ट एम ए आर का मतलब है एम इज़ मोर देन आर। सेकेंड हो गया एम इक्वल टू आर। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एम और आर के बीच में सिर्फ और सिर्फ मोर देन और इक्वल टू का साइन है। अगर बीच में इक्वल टू का साइन होता तो भी हम यही चीज़ कंसीडर करते जो हम अभी करने वाले हैं। तो यहाँ से ये मतलब है कि m इज़ मोर देन और इक्वल टू आर, और इक्वल टू आर का मतलब क्या होता है कि या तो m r से बड़ा है या m r के इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं कि या तो m r से बड़ा है या m r के इक्वल है, लेकिन हम दोनों ऑप्शंस को करेक्ट नहीं बोलेंगे कि बोथ आर करेक्ट, हम बोलेंगे ईदर वन और टू आर करेक्ट। क्योंकि जब हम फर्स्ट वाले को करेक्ट शो करेंगे तब हम दूसरे वाले को करेक्ट शो नहीं कर सकते। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मोर देन और इक्वल टू, ठीक है। और जब हम सेकंड वाले को करेक्ट शो करेंगे तब हम फर्स्ट वाले को करेक्ट शो नहीं कर सकते। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स जो हमने वेरिएबल लिए हैं वो दोनों सेम हैं, ठीक है। और क्योंकि m से लेके r तक की जर्नी में मोर देन और इक्वल टू का साइन आ रहा है तो यहाँ पे आंसर होगा सी, यानी आइदर वन और टू। समझ आया? आइदर वन और टू का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? कम से कम एक क्वेश्चन आपको इस वाले कॉन्सेप्ट पे देखने के लिए ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि आइदर वन और टू में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते वो स्टक होते ही हैं। समझे बात को? क्वेश्चन नंबर 19 भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एस कॉपीराइट एम का मतलब है एस इज़ मोर देन इक्वल टू एम। के ए का मतलब है के इज़ मोर देन ए। एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे ये ऐसे हो गया, ये यहाँ पे होगा के इज़ मोर देन ए। उसके बाद एस एट द रेट यू, एट द रेट का मतलब है, तो यहाँ पे इसका मतलब है एस इज़ लेस देन यू। फिर आता है a एट द रेट m, इसका मतलब है a इज़ लेस देन m। अब हम इन सबको एक सिंगल स्टेटमेंट में कंबाइन कर देंगे। s इज़ मोर देन इक्वल टू m, m इज़ मोर देन a, a इज़ लेस देन k, और s और u का इस तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कंक्लूजन्स किस तरीके से फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है a इक्वल टू s। ए से एस तक की जर्नी में ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ रहा है। इक्वल टू में सिर्फ इक्वल टू का साइन ही आना
चाहिए। तो फर्स्ट हो गया रॉन्ग, फर्स्ट हो गया रॉन्ग। अगला देखते हैं, अगला है KAM। ए का मतलब है K इज़ मोर देन M, ठीक है। K से M तक के बीच में ग्रेटर का साइन भी आ रहा है, स्मॉलर का साइन भी आ रहा है, वापस से कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, तो ये भी हो गया रॉन्ग। तो ना तो फर्स्ट ना सेकंड, नीदर नॉर वाला हमारा कौन सा ऑप्शन था? इट वॉज ऑप्शन डी। ओके, इट वॉज ऑप्शन डी, ठीक है। तो अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में भी सेम है, हमें सिंबल्स दे दिए हैं, उनके साइंस हमें डिकोड करने हैं, उन्हीं डिकोड के बेसिस पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे अल्फा का क्या मतलब है? ग्रेटर देन। बीटा का क्या मतलब है? आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका क्या मतलब है? डेल्टा बोलते हैं इसको, इक्वल टू। इसे बोलते हैं गामा, इसका मतलब है स्मॉलर देन। और इसे बोलते हैं ईटा, इसका मतलब है आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू। होपफुली इसको ईटा ही बोलते हैं, न्यू तो नहीं बोलते एज आई नो। अगर किसी को पता है तो मुझे इन्फॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब इन्हीं साइंस के बेसिस पर हम अपने आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 20 से 24, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो इन ऑप्शंस में से चूज़ करना है। अगर सिर्फ कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू है तो ए विल बी द आंसर। अगर सिर्फ कंक्लूजन 2 या फिर सेकंड ट्रू है तो बी विल बी द आंसर। इफ़ आइदर 1 और 2 इज़ ट्रू तो सी विल बी द आंसर। इफ़ नीदर 1 नॉर 2 इज़ ट्रू तो डी विल बी द आंसर। एंड इफ़ बोथ आर ट्रू तो ई विल बी द आंसर, ठीक है। हर क्वेश्चन में 20 से लेकर 24 तक सेम पैटर्न हमको फॉलो करना है। 20th क्वेश्चन देखते हैं। एट द रेट का क्या मतलब था? पी इज़, ये एट द रेट नहीं है, अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब था मोर देन, सो पी इज़ मोर देन ए। उसके बाद आता है आई गामा डी, गामा का मतलब लेस देन डी। उसके बाद के ईटा ए, ईटा का मतलब लेस देन इक्वल टू ए। और आई बीटा पी, बीटा का मतलब मोर देन इक्वल टू पी, ठीक है। अब इन्हें करेंगे हम कनेक्ट, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट पी मोर देन ए, फिर ए मोर देन इक्वल टू के, लेस देन इक्वल टू आई यहाँ पे, और आई लेस देन डी। ये हो गया हमारा सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट। सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट क्यों करते हैं? ताकि हमें सॉल्व करने में ईजी रहे, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन है आई डेल्टा के, डेल्टा का मतलब इक्वल टू के। आई से के तक की जर्नी में मोर देन या मोर देन इक्वल टू आ रहा है, सिर्फ इक्वल टू नहीं आ रहा है, तो आई हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड देखिए, सेकंड बोल रहा है डी डेल्टा ए, यानी डी इक्वल टू ए। डी से ए तक की जर्नी में अगेन या तो मोर देन आ रहा है या मोर देन इक्वल टू आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। जब दोनों ही रॉन्ग हैं, नीदर 1 नॉर 2 वाला केस है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यहाँ पे है यू बीटा एस, बीटा का मतलब क्या था? मोर देन इक्वल टू एस, मोर देन इक्वल टू एस। उसके बाद है एन गामा ए, गामा का मतलब था एन लेस देन ए। एच अल्फा यू, अल्फा का मतलब एच मोर देन यू। ए ईटा एस, ईटा का मतलब ए लेस देन इक्वल टू एस। अब इन्हें हम करेंगे आपस में कनेक्ट, ठीक है। किस तरीके से करेंगे हम कनेक्ट? स्टार्ट करेंगे u मोर देन इक्वल टू एस से, ठीक है। इसको लिखा। अब s के साथ क्या है? एक कनेक्टर a है, तो s मोर देन इक्वल टू a, फिर a और n, a मोर देन n, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट बचा u और h, u इज़ लेस देन h। ये हो गया हमारा सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट। अब इसका जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो है u डेल्टा a, ठीक है। तो यहाँ पे u डेल्टा a हमें क्या बता रहा है? इक्वल टू। डेल्टा का मतलब होता है इक्वल टू, तो ये हो गया u इक्वल टू a। u से a तक की जर्नी में इक्वल टू भी है और मोर देन इक्वल टू भी है, ठीक है।
और जो दूसरा वाला है वो बता रहा है ए गामा यू या फिर ए लेस देन यू। अब आप देख सकते हो कि ए से यू तक की या यू से ए तक की जर्नी में हमें एक सिंगल साइन मिल रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू का, मतलब या तो यू ग्रेटर देन ए है या फिर u इक्वल टू ए है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंक्लूजन में u इक्वल टू ए आ रहा है और एक में u मोर देन ए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आइदर स्टेटमेंट, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2। तो यहाँ पे क्योंकि ईदर और की सिचुएशन है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा करेक्ट, दैट इज ईदर फर्स्ट और सेकंड, ईदर फर्स्ट और सेकंड। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ई ईटा डी मतलब ई इज लेस देन और इक्वल टू डी, के बीटा ए मतलब के इज मोर देन और इक्वल टू ए, मोर देन और इक्वल टू ए। उसके बाद ई अल्फा आर मतलब ई इज मोर देन आर, और ए डेल्टा डी, एक मिनट रुकिए, देयर माइट बी सम मिस्टेक, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ए डेल्टा आर है, इट शुड बी ए डेल्टा आर, ए डेल्टा आर। तो ए हो गया इक्वल टू आर। अब हम करेंगे इन सबको आपस में कनेक्ट, तो ई लेस देन इक्वल टू डी, ठीक है, फिर ई मोर देन आर आ गया, आर इक्वल टू ए आ गया, और ए लेस देन इक्वल टू के आ गया। ये हो गया हमारा सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये आर है, ठीक है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो है के डेल्टा ए, यानी कि के इक्वल टू ए। क्या के और ए के बीच में इक्वल टू का साइन है? नहीं, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। और जो दूसरा इक्वेशन है वो है के गामा आर, यानी कि के लेस देन आर। देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे लास्ट क्वेश्चन जो था ना आइदर और, उसमें आप देखना कि जितने भी आइदर और वाले क्वेश्चंस होंगे, सिचुएशंस होंगे ना जहाँ पे आंसर हमारा आइदर और होगा, उसमें दो जो कंक्लूजन होंगे उनमें जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे। अगर फर्स्ट में ए और यू है तो दूसरे में भी ए और यू होगा। आइदर और सिचुएशन कभी भी अलग अलग एलिमेंट्स पे नहीं लगेगी, दोनों कंक्लूजन्स में एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तभी आइदर और की सिचुएशन लगेगी। ओके, इट शुड बी क्लियर। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा क्लियरली रॉन्ग है, ठीक है, फर्स्ट वाला इज क्लियरली रॉन्ग। सेकेंड वाला है के लेस देन आर, के से अगर आप अपनी आर तक की जर्नी देखो तो इट इज शोइंग दैट के इज मोर देन और इक्वल टू आर। ठीक है, मोर देन और इक्वल टू आर दिखा रहा है, ठीक है ना, तो ये भी हमारा हो गया रॉन्ग। तो दोनों रॉन्ग हो गए, अगर फर्स्ट भी रॉन्ग सेकंड भी रॉन्ग, यानी नीदर नॉर की सिचुएशन, यानी ऑप्शन डी हो गया करेक्ट, ऑप्शन डी हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये है y बीटा l, बीटा मतलब मोर देन और इक्वल टू l। a मैंने क्या बताया था, इसको आयोटा बताया था, नहीं आयोटा नहीं, शायद न्यू भूल गई मैं, जो भी है ये वाले साइन का मतलब है a लेस देन इक्वल टू r, ईटा बताया था शायद, है ना, a लेस देन इक्वल टू r। ओके, उसके बाद m अल्फा y, तो मतलब m मोर देन y, और m ईटा r माने m लेस देन इक्वल टू r। अब इन्हें करेंगे हम आपस में कनेक्ट टू मेक अ सिंगल स्टेटमेंट। y मोर देन इक्वल टू l, y के साथ ये थोड़ा हमें लेफ्ट में क्रिएट करना पड़ेगा, y मोर देन इक्वल टू l, y और m का रिलेशन, m और r का रिलेशन, और ये बन गई हमारी सिंगल स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन है r अल्फा l, यानी r इज मोर देन l। r से l तक की जर्नी में ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, लेकिन अलग से ग्रेटर देन भी है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा है a डेल्टा m, यानी a इज इक्वल टू m।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि A से M तक की जर्नी में इक्वल टू का साइन ही नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग। तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। जहाँ पे ओनली कंक्लूजन फर्स्ट करेक्ट है वहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 क्या बोल रहा है? ई अल्फा एल यानी ई इज मोर देन एल, ए ईटा एन, ईटा यानी ए लेस देन इक्वल टू एन। उसके बाद ई गामा वी यानी ई लेस देन वी, और ए डेल्टा वी यानी ए इक्वल टू वी। अब इसको हम सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ई इज़ मोर देन एल लेस देन वी इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू एन। ये हो गया आपका सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट। ठीक है, अब इसके बेसिस पर जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो हो गया एन डेल्टा वी यानी एन इक्वल टू वी। ठीक है, एन से वी तक की जर्नी में इक्वल टू का साइन तो आ रहा है, लेकिन मोर देन यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन आ रहा है। जब भी हमें इक्वल टू चाहिए तो हमें सिर्फ बीच में इक्वल टू ही चाहिए होगा, तो इसको हम बोल देंगे रॉन्ग। ठीक है, दूसरा है ए गामा ई, गामा माने लेस देन, ए इज लेस देन ई। ठीक है, अब अगर हम ए से ई तक की जर्नी देखें तो ये हमें ए मोर देन ई दिखा रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ये वाली सिचुएशन भी हमारी नीदर वन नॉर टू की हो गई। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा ये वाला स्टेटमेंट है हमारे पास P लेस देन K। उसके बाद B, ये मुझे लग रहा है ये गलती से नहीं, ठीक है, P लेस देन K, B मोर देन इक्वल टू D। उसके बाद K इक्वल टू E। ठीक है, H मोर देन B, तो H मोर देन B को यहाँ पे डाल देते हैं, H मोर देन B। P लेस देन इक्वल टू G, E मोर देन T, ये यहाँ पर आ गया, और D इक्वल टू G। अब D और G को हमने यहाँ पे कर दिया कनेक्ट, तो ये हमारा बन गया एक सिंगल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कंक्लूजन 1 यानी K मोर देन T। ठीक है, K से T तक की जर्नी में इक्वल टू का साइन तो है, लेकिन मोर देन का साइन भी है। इट इज़ शोइंग दैट K इज़ मोर देन T, तो ऑप्शन नंबर कंक्लूजन नंबर 1 हो गया करेक्ट। अब देखते हैं कंक्लूजन नंबर 2 को। ठीक है, ये है B मोर देन P, B से P तक की जर्नी एक बार देख लेते हैं। ये हो गया B से लेके P। अब देखिए यहाँ पे B हमारा इक्वल टू है, बीच में मोर देन और इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि B इज़ मोर देन और इक्वल टू P, नॉट जस्ट मोर देन P। ठीक है, थर्ड बोल रहा है दैट B इज इक्वल टू P। अब मैं सेकेंड और थर्ड में ईदर और लगा सकती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सेकेंड और थर्ड में ईदर और लगा सकती हूँ। फर्स्ट मेरा डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट मेरा डेफिनेटली ट्रू है। अच्छा, यहाँ पे ना, यहाँ पे ऑप्शंस में एक ऑप्शन आप लिख लो, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए को हटा दो, ए की बजाय आप लिखो कंक्लूजन 1 एंड ईदर 2 और 3 आर करेक्ट। कंक्लूजन 1 एंड ईदर सेकेंड और थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि बेसिकली सारे ही करेक्ट हैं, सेकंड और थर्ड में ईदर और की सिचुएशन लग रही है, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं लिखा है। ठीक है, तो आई बिलीव अब इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आप वीडियो के अगर एंड तक रहे हैं तो मैं इस चीज़ की उम्मीद करती हूँ कि सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है वो कॉन्सेप्ट आपका
क्लियर हुआ है। ठीक है, अब अगला जब हम मिलेंगे अगली क्लास में, सो वी विल बी डूइंग द चैप्टर दैट इज डायरेक्शंस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। डायरेक्शंस अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो। डायरेक्शन में हम एंगुलर मूवमेंट भी देखेंगे और हम डायरेक्शन वाइज मूवमेंट भी देखेंगे। 8 डायरेक्शंस होती हैं जिसका इंट्रोडक्शन मैं डायरेक्शन के टाइम पे ही करूँगी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इनइक्वालिटी। वी विल सून बी मीटिंग। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट रहा हो आज की वीडियो में, आप लिख सकते हो मुझे, नॉट एन इशू। ओके, होपफुली आज की वीडियो अच्छी थी। सो थैंक यू वेरी मच अभी कॉन्सेप्ट के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।